क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर चल रहा था बिजनेस सर्विसेज या व्यवसायिक सेवाएं। पार्ट नंबर 8 पर आते हैं। हम कर रहे थे अग्नि बीमा के अनुबंध की मूल तत्व की और एसेसेस ऑफ द फायर एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो चौथा पॉइंट इसमें हम करेंगे क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, या प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इसमें आता है। हानि को पूरा करने के लिए वस्तु का नष्ट होना इसमें बहुत आवश्यक होता है, और यदि वस्तु नष्ट होती है तो उसकी पूर्ति जो है कंपनसेशन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे जो हमारा है अग्नि बीमा पत्रों के प्रकार या टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज़। फायर इंश्योरेंस जो करवाया जाता है तो कितनी अलग अलग तरीक़ों से इसे करवाया जाता है। जो अलग अलग विधियों से हम फायर इंश्योरेंस करते हैं उन विधियों को हम कहेंगे टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज़। और पहली प्रकार जो हम इंश्योरेंस की करवा सकते हैं वो है औसत बीमा पत्र, जिसको हम एवरेज पॉलिसी बोलते हैं। तो एक समझौता जो होता है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस करवाने वाले व्यक्ति के बीच में, तो उसमें एवरेज क्लॉज या फिर औसत वाक्य दिया होता है। एग्जाम्पल के लिए संपत्ति के आधे मूल्य का यदि बीमा करवाया जाए, जितने की प्रॉपर्टी उसके आधे का बीमा करवाया जाए, तो हानि की दशा में संपूर्ण हानि का भी आधा % का ही भुगतान इंश्योरेंस कंपनी करती है। जैसे कि 80,000 रुपीज़ का सामान था और उसका बीमा जो था 40,000 में करवाया गया, और अनुमानित हानि जो है एस्टिमेटेड जो लॉस हुआ है वो 20,000 का हुआ है। तो यहाँ पर जो कंपनसेशन होगा, हानि की पूर्ति होगी, वो भी 10,000 रुपीज़ की होगी, उससे आधी। सेकंड टाइप जो है इसमें वो निर्धारित मूल्य का बीमा पत्र या वैल्यूड पॉलिसी। वस्तु का मूल्य जो है बीमा और बीमा करता, मतलब जिस व्यक्ति ने बीमा करना है और जो करवा रहा है, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि इसका जो मूल्य है, वैल्यू है, वो इतनी होगी। या ऐसी वस्तु के लिए होता है जिसका कि मूल्य हानि के समय निश्चित नहीं किया जा सकता, इसलिए हम उसका मूल्य पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। यदि हानि के समय कम मूल्य की वस्तु वहाँ पर होगी या वस्तु का मूल्य कम होगा, तो हानि से अधिक राशि हमारे को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसका मूल्य हमने पहले ज़्यादा डिसाइड किया था। इस बीमा में बीमा का पूरा मूल्य मिलता है, जिससे संस्था को, बीमा करने वाली संस्था को हानि हो सकती है, क्योंकि वही वस्तु का मूल्य तो कम था पर हमें ज़्यादा देना पड़ा। जैसे मान लो कोई वस्तु थी, उसकी कीमत जो थी वो हमने डिसाइड की 1,00,000 रुपया, तो वास्तव में जब हानि हुई उस टाइम पर वहाँ पर जो वस्तु पड़ी थी वो उसका मूल्य कम रह गया, मार्केट में वस्तु की कीमत घट गई। अब 1,00,000 की जगह 50,000 ही रह गई। 50,000 की वस्तु की इंश्योरेंस कंपनी को कितने देने पड़ेंगे? 1,00,000, जिससे इंश्योरेंस कंपनी को लॉस होता है। फिर हम बोलें कि ये इस प्रकार का इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करती क्यों है कंपनी? वो इसलिए करती है अपनी गुडविल को बनाए रखने के लिए, कि हमारी कंपनी ने जो बात बोली थी उस पर हमारी कंपनी टिकी हुई है। थर्ड पॉइंट है विशिष्ट बीमा पत्र या स्पेसिफिक पॉलिसी। बीमा कंपनी एक निश्चित राशि अदा करने का दायित्व अपने ऊपर लेती है कि इतना अमाउंट हम लोग पे करेंगे, इसे हम विशिष्ट कहेंगे, विशेष अमाउंट, और स्पेसिफिक। यदि हानि निश्चित राशि से अधिक हो जाती है तो उसका दायित्व उसी व्यक्ति का होता है, बीमा कंपनी उसके लिए उत्तरदायी नहीं होती। जितने का अमाउंट का बीमा करवाया गया उतने का ही पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी करेगी। सामान्यतः ये पॉलिसी विशेष माल या विशेष बिल्डिंग इत्यादि के लिए ली जाती है। फोर्थ पॉइंट हमारा है विस्तृत या खुला बीमा पत्र। विस्तृत या खुला बीमा पत्र, जिसको हम ओपन और फ्लोटिंग पॉलिसी बोलते हैं। जब माल अलग अलग गोदामों में पड़ा होता है, अलग अलग जगह पड़ा होता है, और अलग अलग समय पर आवश्यकता के अनुसार में माल निकाला और रखा जाता है, कि मतलब आवश्यकता पड़ी तो हमने कुछ सामान निकाल लिया, सामान और आ गया बन करके तो हमने उसमें रख दिया, मतलब माल का जो अमाउंट है वो चेंज होता रहता है। तो ये पॉलिसी एक निश्चित राशि का प्रीमियम देकर ली जाती है, और इस प्रकार का हम खुला बीमा पत्र या विस्तृत पॉलिसी या ओपन और फ्लोटिंग पॉलिसी बोलते हैं। पांचवा पॉइंट है व्यापक बीमा पत्र या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, जिसमें सभी प्रकार के जोखिम शामिल हो जाते हैं, उसको व्यापक या फिर कॉम्प्रिहेंसिव कहा जाता है। जैसे आग का बीमा हमने करवा लिया, भूकंप का बीमा हमने करवा लिया, बलवा हो जाना, चोरी हो जाना से सुरक्षा, किसी भी प्रकार से हानि होती है, हानि किसी भी कारण से क्यों ना हो, बीमा कंपनी को उसकी क्षतिपूर्ति करनी ही होती है। 6 पॉइंट हमारा है अतिरिक्त बीमा पत्र या एक्सेस पॉलिसी। अब अतिरिक्त बीमा पत्र या एक्सेस पॉलिसी का क्या मतलब होता है? जब हमारी कंपनी का स्टॉक जो है घटता बढ़ता रहता है, तो हम क्या करते हैं, उस राशि का बीमा लिया जाता है जिस राशि से कम स्टॉक नहीं रहता, मतलब मिनिमम स्टॉक जितना हमारा रहता है उतने का हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं। और एक और पॉलिसी लेते हैं
दूसरी पॉलिसी जिसमें कि अधिकतम अतिरिक्त राशि कितनी होगी, उस स्टॉक जहाँ तक कि हमारा स्टॉक बढ़ सकता है उसकी पॉलिसी हम अलग से लेते हैं। तो पहली पॉलिसी जो होती है जो कि मिनिमम लिमिट तक की होती है उसे प्रथम हानि पॉलिसी या फर्स्ट लॉस पॉलिसी कहते हैं। और दूसरी पॉलिसी जो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में होती है उसको हम दूसरी पॉलिसी या अतिरिक्त पॉलिसी या एक्सेस पॉलिसी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यदि स्टॉक का मूल्य 30,000 और 40,000 के बीच में रहता है तो हम क्या करेंगे, 30,000 की प्रथम हानि पॉलिसी ले लेंगे और 10,000 की जो है अतिरिक्त पॉलिसी या फिर एक्सेस पॉलिसी लेंगे, तो ये 40,000 की पूरी हो जाएगी। 7 पॉइंट हमारा है परिणामिक हानि बीमा पत्र या कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। परिणामिक का मतलब या कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है किसी चीज़ की प्रभाव के कारण हमें वास्तविक क्षतिपूर्ति व क्षति होने वाली हानि को भी ये पूरा करता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वास्तविक क्षतिपूर्ति तो कर दी, जब वास्तव में हानि हुई है, यहाँ पर क्या बोला, परिणामिक हानि, कोई हानि हुई और उसके परिणाम से और हानि हो गई, तो वास्तव में जो हानि हुई है, वास्तव में जो क्षति हुई है उसको तो पूरा किया जाएगा, पर क्षति से और हानि हो गई उसको भी पूरा किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए बोला गया कि अग्नि से दुकान में सारा सामान जलकर नष्ट हो जाता है, इससे जो स्टॉक या सामान हमारी दुकान में था वो तो नष्ट हो गया, परंतु उसके कुछ समय तक अब हमारी दुकान भी बंद रहेगी, क्योंकि हम दुकान की साफ़ सफाई करवाएंगे, रंग वगैरह करवाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, फिर नया सामान खरीदेंगे। तो जितने समय तक हमारी दुकान या कारोबार बंद रहेगा उससे भी तो हमारे को हानि हो रही है। तो ये जितने समय तक दुकान बंद है और हानि हो रही है वो भी हमें इंश्योरेंस कंपनी से हानि की पूर्ति हो जाएगी, तो उसको हम कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी बोलते हैं। 8वां पॉइंट हमारा पुनर्स्थापन बीमा पत्र रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी बोला जाएगा। तो बीमा कंपनी नष्ट हो गई संपत्ति को दोबारा से खड़ा करने के लिए हमारे को राशि देती है। दावे की राशि की गणना करते समय संपत्ति के मूल्य में डेप्रिसिएशन नहीं घटाते, वो डेप्रिसिएशन उसी में इंक्लूड होगा। 9वां पॉइंट हमारा है विस्तृत बीमा पत्र, जिसे हम ब्लैंकेट पॉलिसी बोलते हैं। विस्तृत ब्लैंकेट का मतलब जो करीब करीब सारी संपत्तियों को कवर करता है, तो इसके विस्तृत का मतलब बड़ा। इसमें संस्था की सारी ही संपत्तियां, चाहे वो चालू संपत्तियां हैं या स्थिर संपत्तियां हैं, सभी को एक ही बीमा पॉलिसी में कवर कर लिया जाता है, तो उसे ब्लैंकेट पॉलिसी कहेंगे। 11वां पॉइंट हमारा है किराए का बीमा पत्र या फिर रेंट पॉलिसी। रेंट पॉलिसी क्या है, यदि बिल्डिंग में आग लग जाती है, हानि हो जाती है, बिल्डिंग नष्ट हो जाती है, उससे हमारे को जो किराए की हानि होगी कि हमें किराया अब उसका नहीं मिल पाएगा, उस हानि को पूरा करने के लिए किराए का बीमा पत्र या रेंट पॉलिसी ली जाती है। इसके बाद में दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास हैं, डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस क्या होता है, तो और इनमें डिफरेंस भी पूछा जाता है, ध्यान से हम समझेंगे इसको। तो डबल इंश्योरेंस क्या चीज़ होती है, देखें, डबल इंश्योरेंस का मतलब होता है एक वस्तु हमारे पास कोई है और उसको हमने एक से ज़्यादा बीमा कंपनियों से उसका इंश्योरेंस करवा लिया। डबल का मतलब हम एक से ज़्यादा कंपनियों के पास गए, डबल और मोर देन डबल, मतलब ऐसे समझ के याद करें कि एक से ज़्यादा कंपनियों के पास जाकर हमने बीमा करवाया, ये हमारा डबल इंश्योरेंस या दोहरा बीमा कहलाता है। जैसे हम अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाना जा रहे हैं और अनेक कंपनियों से हमने इंश्योरेंस करवा लिया, तो इसका मतलब है हमने सभी कंपनियों से इंश्योरेंस करवाया, तो जब हमारे को कुछ होता है तो सभी कंपनियां जितने जितने का इंश्योरेंस करवाया था उतना हमारे को देंगी। परंतु ये ध्यान रखना है कि अगर हम डबल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस के अलावा यदि अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा, फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस में यदि हम करवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सभी कंपनियों से पैसा मिलेगा तो वास्तविक हानि से अधिक नहीं हो सकता है। जितनी वास्तव में लॉस हुआ, ऐसा नहीं हो सकता कि हम सभी कंपनियों से 1 लाख रुपए की हमारी प्रॉपर्टी थी तो हमने 10 कंपनियों से करवा ली और सभी कंपनियां हमको 1-1 लाख रुपए दे रही हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। लाइफ इंश्योरेंस में तो जितने का करवाया था उतना मिल जाता है, क्योंकि हमारे जीवन के मूल्य को निश्चित नहीं किया जा सकता, उसकी कीमत जो है जितनी भी हो सकती है। अब आते हैं सेकंड टॉपिक जो हमारा है पुनर्बीमा या इंश्योरेंस क्या होता है। लेकिन डबल इंश्योरेंस में क्या था, हमने जाकर ज़्यादा एक से ज़्यादा कंपनियों से इंश्योरेंस करवाया। अब री इंश्योरेंस का मतलब पुनर्बीमा का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल हम समझते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि हम हमारे एक समुद्री जहाज़ है जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपया, तो हम एक इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, तो हमने बोला भाई हमने अपने समुद्री जहाज़ का बीमा करवाना है 1 करोड़ रुपये का। तो इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि 1 करोड़ रुपया तो बहुत ज़्यादा है,
और यदि ये जहाज़ डूब गया तब तो फिर हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, और यदि हमको इतना पैसा देना पड़ गया तो हमारी कंपनी ख़त्म हो सकती है, डूब सकती है। तब इंश्योरेंस कंपनी क्योंकि अपना गुडविल भी बनाए रखना चाहती है, यदि वो सीधा ही बोल दे कि भाई हम इतना नहीं, हमें तो डर लग रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी की गुडविल, साख ख्याति, मान सम्मान कम हो जाएगा। इसलिए बीमा कंपनी उसका बीमा कर लेगी, और जैसे ही उसका बीमा वो करती है तुरंत बीमा कंपनी किसी और बीमा कंपनी के पास जाएगी, उसको बोलेगी कि इसमें 1 करोड़ रुपए का है तो आधे का 50 लाख का बीमा आप करो, 50 लाख का मैं करती हूँ, अगर हानि हो जाएगी तो चलो दोनों मिलके करेंगे। तो कहने का मतलब जहाँ पर एक बीमा कंपनी दूसरी बीमा कंपनी से दोबारा से उस वस्तु का बीमा करवाए तो उसे रीइंश्योरेंस कहा जाता है। तो विभिन्न बीमा कंपनियों का आपसी ये संबंध होता है। यहाँ पर यदि कोई कंपनी अपने सामर्थ्य से अधिक का बीमा कर लेती है तो तुरंत दूसरी कंपनी से उसके अंश का एक बीमा करवा लेती है। पहली बीमा कंपनी इतनी बड़ी राशि का बीमा इसीलिए करती है क्योंकि उसकी साख बची रहे, और इंश्योर्ड को सारा पैसा जो है पहली वाली बीमा कंपनी देगी, परंतु ये पहली वाली बीमा कंपनी बाकी का हिस्सा दूसरी बीमा कंपनी से लेगी। अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो है डबल इंश्योरेंस और इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है। दोहरा बीमा और पुनर्बीमा दोनों का मीनिंग हमने समझा। तो पहला पॉइंट है अर्थ या फिर मीनिंग। डबल इंश्योरेंस का मतलब होता है एक ही संपत्ति का एक से ज़्यादा बीमा कंपनियों से या दो से ज़्यादा बीमा कंपनियों से बीमा करवाना। टेकिंग इंश्योरेंस ऑफ ए प्रॉपर्टी फॉर 2 और मोर देन 2 कंपनीज। रीइंश्योरेंस का मतलब क्या है? मुख्य बीमा कंपनी। मुख्य बीमा कंपनी मेन इंश्योरेंस कंपनी कौन होगी? जिससे हमने इंश्योरेंस करवाया। तो मुख्य बीमा कंपनी दूसरी बीमा कंपनियों से जोखिम का दोबारा बीमा करवाती है। फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी गेट्स अ पार्शियल इंश्योरेंस फ्रॉम अदर इंश्योरेंस कंपनीज। जबकि अब दावा या केस की हम बात करते हैं, दावा मतलब पैसा लेना कंपनी से। अगर हानि हो जाती है तो समस्त बीमा कंपनियों पर दावा किया जाता है, मतलब उनसे केस लिया जाता है, परंतु मुआवजे की राशि वास्तविक हानि से अधिक नहीं हो सकती। इन केस ऑफ द लॉस द क्लेम में बी मेड फ्रॉम ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज बट द टोटल कॉम्पनसेशन में नॉट बी मोर देन द एक्चुअल लॉस अकर्ड। हम बात करते हैं पुनर्बीमा या इंश्योरेंस की। तो बीमित व्यक्ति जो होता है वो तो मुख्य बीमा कंपनी पर ही दावा करेगा, जो पुनर्बीमा करने वाली कंपनी होगी उस पर ही। ये बात अलग है कि वो कंपनी बाकी कंपनियों से फिर पैसे इकट्ठा करेगी। तो इंश्योर्ड विल मेक क्लेम फ्रॉम द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी एंड इट विल क्लेम फ्रॉम नेक्स्ट इंश्योरेंस कंपनीज फर्दर लेटर ऑन। थर्ड पॉइंट हमारा है योगदान या फिर कंट्रीब्यूशन। हानि हो जाने पर विभिन्न कंपनियां उचित अनुपात में योगदान करती हैं। मतलब अगर कोई लॉस हो जाता है डबल इंश्योरेंस की स्थिति में तो सारी कंपनियां थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगी, अपना अपने रेशो में पैसा इकट्ठा करेंगी। इन केस ऑफ द लॉस वेरियस कंपनीज कंट्रीब्यूट देयर शेयर इन द प्रॉपर प्रोपोर्शन। ठीक है। जबकि री इंश्योरेंस में क्या होता है, पुनर्बीमा करवाने वाली कंपनी प्रत्यक्ष रूप से हानि में योगदान करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब हमने ए कंपनी से इंश्योरेंस करवाया था, उसने आगे बी कंपनी से इंश्योरेंस करवा लिया। अब बी जब अगर हानि हो गई तो बी कंपनी सीधा ही आकर हमारे को पैसा नहीं देगी, बी कंपनी ए कंपनी को देगी और ए कंपनी हमारे को देगी। मतलब बी कंपनी को हमारे सामने आकर पैसा देने की आवश्यकता नहीं होती। चौथा पॉइंट हमारे को है लाभ या फिर प्रॉफिट। दोहरा बीमा जो होता है इसमें ये लाभ उठाने का उपाय है। यदि हमने एक से ज़्यादा कंपनी से इंश्योरेंस करवाया अपने लाइफ का तो हम ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे, मतलब हानि हो जाने पर ज़्यादा पैसा मिल सकता है। सो डबल इंश्योरेंस इज ए मीन्स ऑफ मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम री इंश्योरेंस। पुनर्बीमा जो होता है ये एक जोखिम को घटाने की विधि होती है। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, अपने रिस्क को कम करती है, और रिस्क को कम करने के लिए वो किसी और कंपनी से इंश्योरेंस करवा लेती है। तो री इंश्योरेंस इज अ मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द इंश्योरर। अगला टॉपिक हमारा है मैरीन इंश्योरेंस या फिर समुद्री बीमा। मैरीन इंश्योरेंस शब्द जो प्रयोग किया जाता है समुद्री बीमा किस लिए किया जाता है, क्योंकि जब समुद्र में यातायात, चाहे सामान जा रहा हो, चाहे समुद्री जहाज जा रहा हो, चाहे व्यक्ति जा रहे हो, तो उन सब का जो है वो बीमा किया जाता है। समुद्री यातायात के दौरान काफ़ी सारे खतरे हमारे को होते हैं। सागर की लहरों के द्वारा जहाज़ का नष्ट हो जाना, पलट जाना इत्यादि, जहाज़ का चट्टानों से टकरा जाना, समुद्री तूफान में जहाज़ का फंस जाना, डूब जाना, जहाज़ के कप्तान के द्वारा कोई विश्वासघात करना, जहाज़ का किसी चीज़ से टकरा जाना, दूसरे जहाज़ या पहाड़ी इत्यादि से टकराना, जहाज़ में आग लग जाना, समुद्री डाकुओं द्वारा जहाज़ को लूटा जाना, दैवीय प्रकोप मतलब बिजली गिर जाना इत्यादि जो भी कुछ हो,
देश के शत्रुओं द्वारा जहाज़ को लूटना, दूसरे देश की सरकार द्वारा अपनी सीमा में जहाज़ को रोक लेना इत्यादि। तो बहुत सारी हानियाँ होती हैं, और ये हानियाँ जब होती हैं तो इन हानियों से बचाव करने के लिए, चाहे वो जहाज़ में है, व्यक्तियों को है, सामान को है, हम समुद्री बीमा करवाते हैं। तो डेफिनेशन हमको दी गई है हेल्सबरी के अनुसार, एक ऐसा अनुबंध है ये समुद्री बीमा, एक अनुबंध में समझौता होता है किसके बीच में, बीमा करवाने वाले व्यक्ति के बीच में, मतलब जो एक इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस कर रही है, और दूसरा जहाज़ की कंपनी है जिसका जहाज़ है, दोनों के बीच में एक समझौता होता है जिसके द्वारा बीमा करता, मतलब बीमा कंपनी, बीमाधारी कौन हो गया, सामान के मालिक को समुद्री हानि के विरुद्ध कोई पूर्व निश्चित विधि, पूर्व निश्चित मतलब पहले से डिसाइड की हुई विधि और सीमा तक एक अमाउंट बता दिया गया, इतना ही लॉस होगा तभी हम करेंगे, सीमा तक क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायित्व लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। अकॉर्डिंग टू द हल्सबरी द कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी undertakes to indemnify is to compensate the loss the assured in a manner and to extent, manner मतलब way in which the insurance company will make the payment, and the extent is the maximum amount up to which the insurance company will make the payment. Thereby agreed, they both the parties have agreed to do something. There's an agreement, there's a contract between the parties against the marine losses. Marine losses means losses occurred during the transit in sea. Marine losses, that it is to say loss in incidental to the marine adventure. Adventure means a journey, incidental means occurred immediately. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समुद्री बीमा की विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ मैरीन इंश्योरेंस। विषय वस्तु में पहली वस्तु क्या आती है, वस्तु का बीमा जिसको हम कार्गो इंश्योरेंस बोलते हैं। समुद्री यात्रा के दौरान जो हम सामान को भेजते हैं, सामान जो समुद्री यात्रा के द्वारा एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर में जाता है, तो उसे हम कार्गो बोलते हैं। तो कार्गो मतलब वी मीन्स गुड्स सेंट बाय द मैरीन ट्रांसपोर्ट। यदि इसकी हानि हो जाती है और जब सामान का इंश्योरेंस करवाया जाता है तो उसको कार्गो इंश्योरेंस कहा जाता है। हानि हो जाने पर वस्तु की लागत तो हमारे को मिल जाती है, उसमें एक निश्चित लाभ भी उसमें जोड़ करके हम इंश्योरेंस कंपनी से उस अमाउंट को वसूल कर सकते हैं। इसमें प्रीमियम की दर जो होती है वो डिपेंड करती है जहाजी कंपनी की साख के ऊपर, कितनी अच्छी कंपनी जो है वो, दूसरा माल की प्रकृति, कैसा सामान भिजवा रहे हैं उस पर भी प्रीमियम डिपेंड करता है। देश की दूरी कि सामान जो है एक देश से दूसरे देश में जा रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना है, खतरों पर भी निर्भर करती है। उस यात्रा का जो मार्ग है उसमें कितना खतरा है। समुद्री बीमा की अवधि अन्य बीमा के मुकाबले में कम हो सकती है।